4-5 समाधान दीजिए सर कि बसपा क्या करेगी एकदम वोटों का आंकड़ा शूट कर जाए। आप जुट जाइए बसपा की। मुझे छोड़ दीजिए और बताइए आगे सर। नहीं, आपके साथी बहुजन मीडिया को भी छोड़ दीजिए और बताइए बसपा अपने आप क्या कर सकती है, दूसरों पे आश्रित ना रहे। बसपा क्या कर सकती है? बसपा अपने आप पूरा कर रही है और लोग जुटे हुए हैं। 4-5 तरीके बताइए क्या कर रही है बसपा, 4-5 चीज़ें बताइए। बहन जी हर रोज समीक्षा मीटिंग करती हैं, कितने लोगों को मालूम है, और जो समीक्षा में उससे जनता तक कैसे पहुंचती है वो बात? नहीं। जनता का क्या लेना देना समीक्षा मीटिंग से? वो तो नेताओं की है ना। नेताओं की नहीं है, जो उनकी प्रेस रिलीज होती है वो जनता तक पहुंचती है और हम जैसे लोग उसको लिख के जारी करते हैं। आज सुबह प्रेस नोट जारी हुआ है, उसमें बहन जी ने क्या लिखा है बताइए। आज तो सवेरे से मैं यहाँ हूँ। अब तक नहीं पहुंची ना सुबह से? नहीं, सुबह तक 8 बजे आ गई सर सुबह। तो मेरी 8 बजे आ गई है, तो 3 ट्वीट आए हैं बहन जी के 8 बजे, वो मेरे डले हुए हैं फेसबुक पे। उसमें क्या लिखा हुआ है बताइए, 2-4 बातें बताइए। नहीं, उसमें आपने पढ़ा नहीं है? नहीं, मैंने पढ़ा है। देखिए सर, अनपढ़ अशिक्षित जनता जो बसपा का वोटर है, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, आप उससे उम्मीद कर रहे हैं प्रेस विज्ञप्ति पढ़ के आपके आंदोलन में जुड़ जाएगा वो? एक डेढ़ दशक में अगर हम आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो बीएसपी का कई राज्यों में गिराव बढ़ा है, लेकिन जो उसका मूल राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां बीएसपी के आंकड़े में गिरावट आई है। अगर हम विधायकों की बात करें या वोट प्रतिशत की बात करें। मेरे साथ सोबरान सिंह जी हैं, आप इनके लेख जो हैं फेसबुक पे पढ़ते होंगे। बहुजन संगठन से जुड़े रहे, साहब के साथ DS4 के टाइम से जुड़े रहे। सर, पहले तो मैं आपसे यही जानता हूँ, आप कब जुड़े थे साहब के साथ, पार्टी में कब जुड़े, बहुजन संगठन से क्या संबंध रहा? मैं पार्टी में बड़ी ऐतिहासिक तारीख से जुड़ा हूँ। पार्टी में जब मैं जुड़ तो 80 से गया था इस आंदोलन से, और चूँकि मुझे पढ़ने लिखने का शौक़ रहा तो मैं बहुजन संगठन जिस दिन से शुरू हुआ उसी दिन से मुझे मिलने लगा, 14 अप्रैल सन 81 से। उसका कारण ये था कि मेरे फादर उन दिनों यहाँ कश्मीरी गेट में अकाउंट डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे। उनके अधीनस्थ एक रतन लाल युवा हुआ करते थे, तो वो और उनकी मिसेज दोनों ही लोग तब केवल बामसेप थी, बामसेप में धुआंधार काम करते थे और सक्रिय सदस्य थे। तो मेरे पिताजी को उन्होंने बहुजन संगठन का मेंबर बना लिया और उन्हीं दिनों 6 डे की बजाय 5 डेज वीक हो गया था। तो चूँकि मैं इटावा का रहने वाला हूँ, मेरे पिताजी हर हफ्ते घर जाते थे। शुक्र को जाते थे, शनिवार इतवार रुकते थे, मंडे को फिर आ जाते थे। तो वो बहुजन संगठन जो उनको रतन सिंह जी दिया करते थे, घर पहुंच जाते थे, वो घर पहुंच जाता था। और मुझे पढ़ने लिखने का शौक़ था, तो वो अटैची में से निकाल के सबसे पहले वो मैं पढ़ता था। तो जब मैं पढ़ता था, हमारे आपके संग्रहालय में कितने हैं? आप लिखते हैं ना कि सिंह साहब के संग्रहालय से बहुत होंगे आपके पास तो। पूरे 80 से लेके सन 6 तक सपा सभी हैं, सारे बहुजन संगठन के लगभग। ओरिजिनली कॉपी होगी वो तो? ओरिजिनल कॉपी, हाँ। लेकिन उसमें कुछ ऐसा है ना कि हम अपने आंदोलन को बढ़ाने के लिए कुछ कॉपी किसी को पढ़ने को दे दी, किसी ने हमें दे दी पढ़ने को, तो कुछ हमारी कम है, हाँ, वापस नहीं मिली कुछ ज़्यादा। उसका अफसोस नहीं है क्योंकि हमारा आंदोलन बढ़ा। एक और पत्रिका निकाली थी साहब ने, क्या नाम बताया था आपने उसका? अंग्रेजी में थी क्या वो? ऑपरेशन इंडियन, वो उससे 1 साल पहले निकाली थी। साहब ने 14 पत्रिकाएं निकालनी थी उस दौर में। अगर आप मेरे लेख पढ़ें तो आपको सब जानकारी, मैं छुपाना कुछ नहीं चाहता हूँ, जो जानता हूँ वो चाहता हूँ युवाओं तक पहुँच जाए। और जब युवा इतिहास जानते हैं तो इतिहास से ही मतलब इतिहास बनता है। तो इस उद्देश्य से खैर, तो वो बहुजन संगठन पढ़ते पढ़ते मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। क्योंकि घर था पूरा मनवादी विचारधारा में, कांग्रेसी विचारधारा में, और ये एक अलग तरह की विचारधारा। बाबा साहब को जानते भी नहीं थे उस ज़माने में। तो हुआ ये कि मालूम हुआ कि वो चंडीगढ़ में प्रोग्राम है, तो मन बना लिया कि उससे पहले हमारे यहाँ मिस्टर RN आर्या और एक, हाँ, जो सांसद थे वो हमारे इटावा जिले के रहने वाले हैं मूल रूप से। हमारी इटावा की जो भूमि है उर्वरक, बड़ी राजनीतिक तौर पर बड़ी उर्वरक है। अभी आपने सुना हो A.Hume का नाम, कि कांग्रेस के संस्थापक, अभी एक सज्जन आपको बता रहे थे ये। तो A.Hume जो थे वो हमारे अंग्रेज अधिकारी थे, हमारे इटावा में DM थे। तो ये कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं। खैर, तो इस मामले में इटावा उर्वरक ज़मीन है और वहीं से समाजवादी पार्टी बनी इटावा ही से, और वहीं से बहुजन समाज पार्टी के मानवर कांस्टाम साहब थे। मैं मूल सवाल पे आता हूँ सर, कि अब बसपा का ग्राफ घट रहा है, बड़ी दिक्कतें आ रही हैं आंकड़ों के लिहाज से। सत्ता से दूरी तो है ही, जब सरकार गिरी उसके बाद सरकार के आसपास नहीं पहुँच पाए। गठबंधन हुआ तो 10 सांसद बने, विधानसभा का चुनाव लड़ा तो 1 विधायक आया, वोट घट गया, लगभग 10% कम हो गया। आपको पता ही आंकड़े सारे। अभी निगम के चुनाव हुए हाल फिलहाल में, तो उसमें पिछली बार 2 मेयर थे, वो 2 भी नहीं जीत पाए, उन सीटों को भी नहीं बचा पाए। तो दिक्कत तो कहीं ना कहीं है, आपको नज़र आ रही है? देखिए,
अब यहाँ हमारी और आपकी विचारधारा मेल नहीं खाएगी, इसलिए मेल नहीं खाएगी कि नहीं, मुझे समाधान दीजिए सर आप। हाँ नहीं, समाधान ही दे रहा हूँ, तभी तो बता रहा हूँ विचारधारा मेल नहीं खाएगी। मेल इसलिए नहीं खाएगी कि आपने कांसीराम साहब के साथ काम नहीं किया है, और आप अन्यथा न लें, आपके पिताजी की उम्र संभवतः मेरे बराबर होगी, आपके पिताजी ने भी नहीं किया है। अगर आपके पिताजी ने भी किया होता तो जो बातें आप मुझसे पूछ रहे हैं वो सब आपके पिताजी जान रहे होते। अच्छा, अब हमने कहा ना कि बसपा का आंकड़ा कैसे बेहतर होगा सर, ये तो जवाब नहीं हुआ ये। नहीं, मैं जवाब ही दे रहा हूँ, तभी तो कह रहा हूँ आपकी विचारधारा और मेरी विचारधारा मेल नहीं खाएगी। यहाँ से आप गोलमोल करना शुरू करेंगे, मुझे लग रहा गोलमोल नहीं करना हूँ, मैं बिल्कुल इस पर बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आप पे मुझे बड़ा फक्र है कि बहुजन मीडिया है। आप चाहें तो कल मतलब दिल्ली में सरकार बना सकते हैं, लेकिन आप कौन से सवाल कर रहे हैं? जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो सवाल पैदा करता है वही सवाल आप हतोत्साहित कर रहे हैं। आंकड़ा तो देखिए घट रहा है ना बसपा का, तो समस्या तो कहीं ना कहीं होगी, आप समस्या को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल कर पा रहा हूँ, आप समझना नहीं चाहते हैं, आप उस तरह समझना चाहते हैं जिस तरह मैं कहना चाहता हूँ, उस तरह नहीं समझना चाहता हूँ। जब मैंने कह दिया ना कि मैंने काम किया, आपके पिताजी ने काम नहीं किया, तो हो सकता है आपको बात अच्छी ना लगी हो। भाई उन्हें कोई रोक तो नहीं रहा था काम। आप सवाल पे आइए, व्यक्तिगत छोड़िए। आप बसपा का आंकड़ा घट रहा है, देखिए आपके पास जवाब नहीं है, मुझे लग रहा है। नहीं, बिल्कुल जवाब है, नहीं है जवाब तो आप सुनना नहीं चाहते। बताइए कड़वी सच्चाई आप सुनना नहीं चाहते हैं ना। जवाब ये है कि आप उत्साह बढ़ाएंगे, बसपा का आंकड़ा बढ़ जाएगा। आप उत्साह नहीं बढ़ा रहे हैं, आप हतोत्साहित कर रहे हैं, आंकड़ा घट रहा है। आप ये नहीं बता रहे हैं कि कांग्रेस का, आप ये बताइए कांग्रेस का 19 की लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर जमानत जब्त हुई थी उत्तर प्रदेश में? ये आंकड़े सारे हमको बताते हैं, हम सारे बताते हैं। नहीं बताइए, आप सब बताते हैं, सब। आप बता नहीं पाते, बताइए। अब आपसे सवाल बसपा किया तो कांग्रेस की बात करने लगे, आप कांग्रेस के पैरोकार हैं। नहीं, कांग्रेस के पैरोकार नहीं है, हम ये बताना चाहते हैं कि कैसे घट रहा है कांग्रेस। आप बताइए ना, स्पष्ट रूप में बताइए। तो स्पष्ट आप सुनने कहाँ चाहते? गोलमोल बता रहे हैं। नहीं, गोलमोल नहीं बता रहा हूँ, इस पर बता रहा हूँ। समस्या क्या है उसको बताइए, समाधान क्या है? आप समाधान ये है कि आप आंकड़ा बढ़ा सकते हैं जो बढ़ाना नहीं चाहते हैं। हमें छोड़ दीजिए, हम कुछ भी नहीं है। नहीं, वी आर नथिंग। आप बहुत कुछ हैं। आप आईटी सेल बन सकते हैं नैतिकता के आधार पर, लेकिन आप नैतिकता के आधार पर आईटी सेल बनना नहीं चाहते हैं। बसपा का इस तरह ध्यान नहीं, आईटी सेल के मामले में सोशल मीडिया में बसपा कोई ध्यान नहीं, आपको पता होना चाहिए बात। आपका ध्यान है मनोहर साहब ने साइकिल क्यों चलाई थी? नहीं, हमें पता है। देखिए, बताइए क्यों? मुझे लग रहा है कि आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो बसपा का सबसे बड़ा समर्थक मैदान में है, आप उसी के ऊपर हमला बोलते हैं। नहीं तो हम तो 24 घंटा बसपा कवर कर रहे हैं, हमसे ज्यादा कवर कौन करता है? तभी तो हम कह रहे हैं कि आप चाहें तो कल सरकार बन जाए। मेरा फिर से सवाल है, मैं फिर से पूछूंगा कि बसपा का जो आंकड़ा है वो क्यों घट रहा है, क्या समस्या है और समाधान क्या है? बसपा का आंकड़ा आप घटवा रहे हैं, बसपा का आंकड़ा कहाँ घट रहा है? हाँ, मैंने ही गिरवा दी सरकार। बसपा का तो आंकड़ा आप घटवा रहे हैं। बसपा के 10 सांसद हैं पूरे देश में, किसी एक विधायक है, 13% वोट है, वो कम हुआ है ना? नहीं, एक विधायक है तो सोशल मीडिया क्या कहता है? ये विधायक जो एक चमक रहा है, ये ठाकुर साहब का अपना वोट है। हाँ, वो उनका अपना वोट है। ठाकुर साहब की 500 सक्रिय आदमी है भाई, वो किसी पार्टी लड़ते जीतते वो। ऐसा है, वो सक्रिय आदमी है। अभी आपने देखा होगा पीडीए बनाया गया, तो पीडीए को ठाकुर साहब से क्यों लड़वाया? पीडीए से लड़वाते। वो तो उनका मत है ना, कहाँ से लड़ेंगे वो, जहाँ उनको अच्छा लगा। उनकी आस्था बहन जी में है, बहन जी से बसपा से लड़ रहे हैं। नहीं, आप बना रहे हैं पीडीए, बात पीडीए कर रहे हैं, लेकिन लड़ा रहे हैं आप ठाकुर साहब को। ठाकुर का किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट नहीं इतना कि वो अपने बलबूते पे चुनाव जीत सके। आपके पास एक लंबा इतिहास है, आपके पास बहुजन संगठन के बहुत सारे प्रतियां हैं, तो आपके पास तजुर्बा बहुत बड़ा होगा। बसपा को उत्तर प्रदेश में दिक्कत आ रही है राजनीतिक आंकड़ा बढ़ाने में, मजबूत करने में अपने आप को। चुनाव दर चुनाव वहाँ वोट घट रहा है, समस्या तो आइडेंटिफाइड है। आप कुछ समाधान देना चाहेंगे अपने तजुर्बे में से निकाल के? आप बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। सोशल मीडिया जो बहुजन मीडिया है, जो राय देता है कि आईटी सेट खोल ले और ये कर लें नैतिकता के आधार पर, आप तो कम से कम 500 करोड़ का बजट चाहिए पूरा पूरा काम करने के लिए, वो कैसे जुटाएगी बसपा? ये मैं जो लिख रहा हूँ किसी से बजट ले रहा हूँ। आईटी सेल सोशल मीडिया को संस्थापित करने में, उसको चलाने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा होता है। बसपा अगर इस क्षेत्र में काम करना चाहती है, वो चाहती है चुनाव जीतना, तो बाकी पार्टियां बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आईटी सेल सोशल मीडिया के क्षेत्र में कर रही हैं, बसपा पीछे रह जा रही है। जब भी तो मैं आपको साइकिल वाला बात कह रहा था कि साहब ने साइकिल क्यों चलाई। हम दूसरों की ओर नहीं कर सकते हैं, हम मतलब उनका आईटी सेल की ओर नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो संसाधन उत्पन्न हैं उनसे हम मुकाबला कर सकते हैं, और वो हमारे पास छोटे छोटे संसाधन बड़े पैमाने पर हैं।
और वो हमारे मुकाबले में नहीं तो टिक आप कह रहे हैं कि हम ही लोग जो है आईटी सेल बन जाएंगे, आप कह रहे हैं। पर बसपा ने तो आज तक कोई मीटिंग नहीं बुलाई बहुजन मीडिया को सब एक साथ इकट्ठा करके कि कभी बुलाया जाए किसी के नेतृत्व में, आकाश जी के नेतृत्व में, कभी कि चलो चर्चा करते हैं देश भर में जिलेवार विधानसभावार कितना बहुजन मीडिया घूम रहा है। आज तक तो कोई चर्चा नहीं हुई बसपा की तरफ से। बसपा कभी सोबरन सिंह को नहीं पूछती है कभी भी, और मौका लगे तो अब नहीं चलती राजनीति उस तरह से। 20 साल पुरानी राजनीति अब नहीं चलेगी, ये फैक्ट है। नहीं कभी हमारा नेता ये कह सकता है अरे इनकी बात मत सुनो, ठीक है, लेकिन हम जो बात कह रहे हैं उसे लोग सुन रहे हैं। यहाँ मैं आया हूँ तो सैकड़ों लोग मुझे पहचान रहे हैं, तो क्या मैं बुराई कर रहा हूँ? क्या नैतिकता के 4-5 समाधान दीजिए सर कि बसपा क्या करे कि एकदम वोटों का आंकड़ा शूट कर जाए। आप जुट जाइए बसपा की। मुझे छोड़ दीजिए और बताइए आगे सर। नहीं, आपके साथी बहुजन मीडिया को भी छोड़ दीजिए और बताइए बसपा अपने आप क्या कर सकती है, दूसरों पे आश्रित ना रहे। बसपा क्या कर सकती है? बसपा अपने आप पूरा कर रही है और लोग जुटे हुए हैं। 4-5 तरीके बताइए क्या कर रही है बसपा, 4-5 चीज़ बताइए। बहन जी हर रोज समीक्षा मीटिंग करती हैं, कितने लोगों को मालूम है, और जो समीक्षा में उससे जनता तक कैसे पहुंचती है वो बात? जनता का क्या लेना देना समीक्षा मीटिंग से? वो तो नेताओं की है ना। नेताओं की नहीं है, जो उनकी प्रेस रिलीज होती है वो जनता तक पहुंचती है, और हम जैसे लोग उसको लिख के जारी करते हैं। आज सुबह प्रेस नोट जारी हुआ है, उसमें बहन जी ने क्या लिखा है बताइए। आज तो सवेरे से मैं यहाँ हूँ। अब तक नहीं पहुंची ना सुबह से? नहीं, सुबह तक 8 बजे आ गई सर सुबह। तो मेरी 8 बजे आ गई है, तो 3 ट्वीट आए हैं बहन जी के 8 बजे, वो मेरे डले हुए हैं फेसबुक पे। उसमें क्या लिखा हुआ है बताइए, 2-4 बातें बताइए। नहीं, उसमें आपने पढ़ा नहीं है? नहीं, मैंने पढ़ा है। देखिए सर, अनपढ़ अशिक्षित जनता जो बसपा का वोटर है, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, आप उससे उम्मीद कर रहे हैं प्रेस विज्ञप्ति पढ़ के आपके आंदोलन में जुड़ जाएगा वो? नहीं, तभी तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि हम जो अंगूठा छाप है वो कैसे जुड़ेगा? उसको हम बताएंगे गाँव में जाके। और ये कैडर में होता क्या है, आप अकेले ही बता देंगे या आप जैसे और हजारों लाखों लोग तैयार होंगे? हजारों लाखों लोग बता रहे हैं, तैयार हैं, और वो बता रहे हैं, हम अकेले नहीं बता रहे हैं। ये आपको जानकारी नहीं है? हमें सारी जानकारी है, हम देश भर में घूम रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल नहीं घूम रहे हैं, आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आपको हम घूम रहे हैं, आपके कहने से थोड़ी। नहीं, अरे बिल्कुल हम घूम रहे हैं देश भर में, जमीन पे जाके वोटर से हम पूछ रहे हैं ना क्या उसके दिल में चल रहा है। अभी मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, तो उसमें आपने कहा था कि उसके बसपा के एमपी जो हैं वो 2 राज्यों में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। 4 राज्यों में, मुझे मालूम है बाकायदा। लेकिन आपने उसमें कहा था कि सिर्फ 2 राज्यों में। तथ्यात्मक त्रुटि हो गई। मतलब आप कहते हैं कि, और वो मैंने 4 राज्यों में, 4 राज्यों मुझे पहले से मालूम है। लेकिन आपने पंजाब का नाम नहीं लिया था। पंजाब का मुझे मालूम है, हरियाणा मुझे मालूम है। हाँ, नहीं, लेकिन आपने नाम नहीं लिया था पंजाब का। आप ध्यान कीजिए। पंजाब मिस हो गया होगा। हाँ, तो मिस हो गया होगा। तो मतलब आप अभी तेलंगाना की बात कर रहे थे। तेलंगाना में हमारी सरकार बनने जा रही है, क्या नहीं बनने जा रही है? आपको लग रहा है सरकार बन जाएगी, रातों रात सरकार बन जाएगी? कुछ वोट बढ़ेगा, कुछ सीट बढ़ेंगी, आप सीधे सरकार बन जाएगी। ये तो इससे आपकी इम्प्रैक्टिकलिटी पता लगती है कि आप जो है, आपका जो पूरा विमर्श है वो गंभीर नहीं है, बचकाना है। ऐसा है ना, कांसीराम साहब ने जब आंदोलन शुरू किया था तो आपको शायद मालूम नहीं है, तब लोग ये कहते थे कि ये मतलब यानी। आप आज की बात करिए सर, समस्या वर्तमान में है, या तो समाधान दीजिए और या तो बताइए कि कैसे आगे बढ़ेगा बसपा कारवां। देश के दलितों को बसपा जैसी पार्टी, राजनीतिक पार्टी की ज़रूरत है। बसपा का कारवां आगे बढ़ रहा है और लगातार बढ़ता रहेगा, किसी के रोके रुकने वाला नहीं है। ये संतों महापुरुषों की, बहुजन समाज में जन्मे संतों महापुरुषों की विचारधारा है, ये निरंतर आगे बढ़ रही है। चूँकि राजनीति एकदम तेज़ी से उछाल लेती है, लेकिन ये जो मूवमेंट होता है, आंदोलन होता है, वो धीरे धीरे चलता है। इसीलिए मनोहर कांसीराम साहब ने कहा था कि मतलब सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चलते रहना चाहिए। ये जो राजनीति, अगर हम राजनीति पा लेते हैं तो हम जल्दी मतलब सामाजिक। आपको लग रहा है कि जैसे दिल्ली है, यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, आज कांशीराम साहब का यहाँ पर महापरिनिर्वाण मनाया जा रहा है। एक बार मैं कैमरा घुमा देता हूँ कि कितने लोग आए हैं, जनता को पता लग जाए। पूरा का पूरा दिल्ली प्रदेश का ये उपलब्धि है कि पूरा 12-1 बजे के आसपास ये खाली पड़ा हुआ है। ये बिल्कुल 1 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास, ये 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बज रहा है। हाँ, 2:30 बज रहा है, 2:30 बज रहा है। और सुबह से मुझे पता लगा है कि ज़्यादा भीड़ सुबह से आई नहीं है। मैं यहाँ पर आया था 9:30 बजे, और 11 बजे ये खचाखच भरा हुआ था। खचाखच भरा हुआ था। और आप अब ये दिखा, अभी थोड़ी देर बाद तो ये भी नहीं दिखाई देगा। आप 2:30 बजे को, दिल्ली में बसपा को 65,000 वोट मिला, आपको पता है एक चुनाव में? मालूम है? दिल्ली का मुझे नहीं मालूम है, मुझे उत्तर प्रदेश का मालूम है। और मुझे ये मालूम है कि इस विचारधारा को हम जैसे युवाओं ने बढ़ाया है, और ये विचारधारा इस देश में काबिज हो जाएगी, और इसे कोई रोकने वाला नहीं है। समय लग जाएगा, समय इसलिए लग जाएगा कि हम साधनहीन लोग हैं। और अगर आप जैसे लोग जुट जाएं, जिन पर हम विश्वास करते हैं, बहुजन मीडिया है, अब वो बहुजन मीडिया ये कहने लगता है कि मतलब वो एक ठाकुर साहब अपने जीत रहे हैं और उसका आप भी समर्थन कर रहे हैं। अगर ठाकुर साहब अपने जीत रहे होते तो बहुजन समाज पार्टी से टिकट नहीं लेते।
कल को कहीं और ले लेंगे उनको, कौन रोक रहा है उन्हें? नहीं तो कल को तो आपकी पार्टी के भी ले लेते हैं ना, जो इसमें अनुसूचित जाति के होते हैं, वो सोचते हैं कि अब हम तो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव लड़ता है वो किसी पार्टी का नहीं है, वो तो आज़ाद है, वो जीतने आया है। वो जो चुनाव लड़ता है उत्तर प्रदेश में नहीं, जो चुनाव लड़ता है वो ये चाहता है कि बहुजन समाज पार्टी से हम नेता बन जाएं, उसके बाद हमें बहुजन समाज पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। वो फकीर बन के आता है बिल्कुल, और यहाँ से माला माल होकर नेता बन के फिर चाहे वो कांग्रेस से नेता बने चाहे भाजपा से। कैडराइज लोगों को टिकट दे बसपा, जो छोड़ के ना जाए, जीवन भर रहें। आपको अगर चुनाव जिताया जाए तो आप थोड़ी छोड़ के जाएंगे पार्टी को? नहीं तो हम तो पार्टी को, अगर हम एमएलए एमपी ना बने तब भी नहीं छोड़ रहे हैं। मान लीजिए बन गए आप एमएलए, आपको 100 करोड़ रुपए ऑफर किया जाए तो आप थोड़ी जाएंगे फिर? ऐसा है, चले जाएंगे। मानवर कांसीराम साहब ने जो हमसे तैयार की थी वो पे बैक टू सोसाइटी के लिए तैयार की थी, देना है उसे, लेना नहीं है। तो मैंने आपसे एक दफ़ा कहा था कि ऑफलाइन में बात करना चाहता हूँ, तो ये जो परिवर्तन आपको दिखाई दिया है ये वो पे बैक टू सोसाइटी के लोगों का परिवर्तन था। उन लोगों ने गांव से ऐसे लोगों को निकाला था को जो कोई साइकिल का पंचर जोड़ रहा था, कोई परचूनी की दुकान चला रहा था, लेकिन बौद्धिक स्तर पर वो लोग तेज थे। लेकिन जब वो जुड़े हमारे आंदोलन से, उन्होंने आंदोलन सीखा, फिर वो एमएलए बने, फिर उन्होंने कहा अरे यार हम तो परचूनी की दुकान पूरी ज़िंदगी चलाते रहते या साइकिल का पंचर जोड़ते रहते, कुछ नहीं होता, ये तो यार बहुत बढ़िया हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि अब मुझे एमएलए बनना है, एमपी बनना है, और जब उम्रदराज हो गए तो उन्होंने सोचा हमारे बच्चे को बनना है। तो ये दिक्कत आई है। लेकिन जो वामसेप के लोग थे तो उनके साथ क्या हुआ, अब हमने तो एक एमएलए तैयार किया, अब वो जब एमएलए बन गया तो हमें पहचान नहीं रहा। हमारी पीड़ा ये हो गई कि वामसेप तो दिल्ली में कहाँ सक्रिय है सर आजकल? आपको तो पता ही है दिल्ली में ना के बराबर ही है। देखिए वामसेप कहाँ सक्रिय है कहाँ नहीं सक्रिय है, और अगर सक्रिय ना होती तो ये 4-4 दफे सरकारें न बनती। अब की बात कर रहा हूँ सर, आप कब तक इतिहास को दोहराते रहेंगे? आप वर्तमान की बात करिए ना। नहीं, इतिहास को दोहराना जरूरी है, अगर इतिहास से ही तो प्रेरणा मिलती है। अगर इतिहास को नहीं दोहराएंगे तो बात खत्म हो जाएगी। अगर हम इतिहास ना लिखते तो आज वैभव कुमार जी हमारा इंटरव्यू क्यों ले रहे होते? हम इतिहास दोहरा रहे हैं तभी तो वैभव। चलिए फाइनल सवाल सर, 24 में कितने आप सीट आते देख रहे हैं? बसपा के अकेले चुनाव लड़ेंगी, बहन मायावती ने कहा है गठबंधन में नहीं जाएंगे वो इंडिया के साथ, अकेले अपने बूते 80 सीटों पर लड़ेंगी। बहन जी ने कहा है गठबंधन में जाएंगी, अकेले अपने बलबूते पे लड़ेंगी। 80 सीटें नहीं, पूरे देश में लड़ेंगे। मैं यूपी का पूछ रहा हूँ, कितना आंकड़ा है 80? क्या लग रहा है आपको? आंकड़ा यूपी का नहीं, हम देश का आंकड़ा बताए दे रहे हैं। हमारा आंकड़ा ये आएगा, अगर हमारी एक भी सीट होगी तो बैलेंसिंग पावर हमारे पास होगी। यूपी में कितने आते दिख रहे हैं आपको? पिछली बार 10 थे ना? पिछली बार 10 थे, अब की उससे कई गुने ज़्यादा आएंगे। 20? नहीं तो आंकड़ा तो दीजिए। आंकड़े के विशेषज्ञ मानवर कांसीराम साहब थे, जिनके लिए चतुरानंद मिश्र और दया कोई एक मिश्र और थे जो दैनिक जागरण लिखते थे। उन्होंने कहा था कि आंकड़े के विशेषज्ञ कांसीराम साहब हैं और वो बिल्कुल स्पष्ट जो बता देते हैं, आंकड़ा सटीक होता है। तो हम लोग इतने आंकड़े के विशेषज्ञ नहीं है, आंकड़ा नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारी सरकार बनेगी और बैलेंसिंग पावर हमारे पास आएगी। और ये जो लोग कहते हैं ना कांग्रेस के साथ चले गए, भाजपा के साथ चले गए, ये इन लोगों की मजबूरी थी। बैलेंसिंग पावर हमारे पास आती थी तो ये हमारी सरकार है। बहुत बहुत शुक्रिया। सोबरान सिंह जी हैं, उनसे बात करना बहुत महत्वपूर्ण था। आपको शायद लग रहा हो कि बड़े वाद विवाद के रूप में हुआ है, लेकिन क्या होता है ना, इन सब चीज़ों के अंदर ही कुछ चीज़ छन छन के निकलती हैं जो दर्शकों के आंदोलन के काम की चीज़ें होती हैं। बसपा महत्वपूर्ण है, ये बात आप जानते हैं, हम भी दोहराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति के तौर तरीके बदल चुके हैं। बसपा को उन्हें अडॉप्ट करना पड़ेगा। आज की राजनीति पुराने ज़माने की राजनीति से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है और उसमें एक डायनामिज्म आ चुका है। राजनीति प्रेस विज्ञप्तियों से आगे बढ़ चुकी है। राजनीति पल पल की अपडेट मांगती है। राजनीति प्रेस कॉन्फ्रेंसेज मांगती है दिन की 4-4, 5-5, और राजनीति IT सेल, सोशल मीडिया का नेटवर्क मांगती है, ताकि युवाओं का एक व्यस्त एक नेटवर्क बना रहे, ताकि आपके खिलाफ जब षड्यंत्र हो तो आप उसको खारिज कर सके। बसपा के खिलाफ बहुत षड्यंत्र होते हैं, बसपा को उसका नुकसान भी होता है, बसपा उन्हें खारिज नहीं कर पाती। कई बार चुनाव उधर चुनाव बसपा के खिलाफ बहुत सी बातें कही गई जो कि झूठ थी। आज भी कही जाती हैं कि बसपा सक्रिय नहीं है, सड़कों पर नहीं उतरती, जो कि झूठ है, लेकिन वो वोटरों के दिलो दिमाग में नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बसपा अपने वेल विशर्स को भी नहीं पहचान पाती, जिसका एक झलक आपको अब भी दिख गई कि सोबरान सिंह जी सबसे ज़्यादा हमला बहुजन मीडिया बोलते हैं, जो बहुजन मीडिया बसपा को रात दिन कवर करती है। पूरे विश्लेषण पे आपको क्या कुछ कमेंट करना है, मुझे कमेंट करके बताइए, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।